तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मेम्ब्रेन इफ़ेक्ट का। तो मेम्ब्रेन इफ़ेक्ट को हम लोग स्ट्रिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो स्ट्रिंग इफ़ेक्ट में होता क्या है कि जैसे अगर किसी फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग लगा रहे हैं सुपरस्ट्रक्चर का, और उसके फाउंडेशन पे जो लोडिंग हो रहा है उसके प्रेशर बल्ब जोन में या आइसोबार जोन में, या कह सकते हैं कि जो शियर फेलियर जोन होता है उसके अंदर हम लोग अगर रेनफोर्समेंट मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, यानी इफेक्टिव डेप्थ पे हम लोग प्रोवाइड किए हैं, तो उस केस में जो रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपका, ये आपका फाउंडेशन है, इस पे एक्सटर्नल लोडिंग कैपिटल क्यू लग रहा है और रेनफोर्समेंट मटेरियल किसी डेप्थ पे प्रोवाइड किए हैं, और उसके ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग के कारण डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफॉर्म शेप बना है ये, और चूँकि रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो टेंशन क्रिएट हो उसको हम लोग रिमूव कर सकें, टेंशन फेलियर ना हो। तो दोनों एंड पे टेंशन लग रहा है, ये टेंशन है, ये टेंशन है। और अगर डिफॉर्म शेप की जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, एक्सटर्नल लोड कैपिटल क्यू के कारण रेनफोर्समेंट मटेरियल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ऊपर वाला फेस है उस पर जो लोड लग रहा है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल क्यू यू पी डब्ल्यू से। और जो रिएक्शन, इसके रिएक्शन के कारण रेनफोर्सिंग मटेरियल पे लग रहा है बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम लोग स्मॉल क्यू बी से डिनोट कर रहे हैं। तो स्मॉल क्यू यू पी डब्ल्यू क्या है, अपवर्ड फोर्स ऑन रेनफोर्समेंट, और स्मॉल क्यू बी क्या है, बॉटम फोर्स ऑन रेनफोर्समेंट। तो रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को किसी भी जॉइंट पे, और रिजॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं स्मॉल क्यू बी इक्वल्स टू स्मॉल क्यू यू पी डब्ल्यू माइनस टी साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग देखेंगे, इस एक्सप्रेशन से तो स्मॉल क्यू बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू पी डब्ल्यू से कम है, यानी क्यू यू पी डब्ल्यू में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्यू बी आ रहा है आपका। इसका मतलब क्यू यू पी डब्ल्यू क्या है, ज़्यादा है क्यू बी से। और इस एक्सप्रेशन से देखते हैं अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब यह है कि जो डिफॉर्म शेप है वो और डिप्रेस होगा इस तरह से, और टी और अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, वर्टिकली शिफ्ट होगा, और वर्टिकली शिफ्ट होगा तो उस केस में सेटलमेंट ज़्यादा होगा। और सेटलमेंट ज़्यादा होगा इसका मतलब यह है ऊपर से जो फोर्स लग रहा है रेनफोर्सिंग मटेरियल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। तो जब भी हम लोग कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल फाउंडेशन के नीचे प्रोवाइड करते हैं तो जो डिफॉर्म शेप बनता है, और उस डिफॉर्म शेप में जो टेंशन क्रिएट होता है रेनफोर्सिंग मटेरियल को, तो वो क्या करता है, सेटलमेंट को रिड्यूस करता है। और सेटलमेंट को रिड्यूस करने के साथ साथ जो डिफॉर्म शेप है उसको वो कम करता है। तो पहले अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल लोडिंग हम लोग क्यू लगा रहे हैं, ये क्यू है, और डिफॉर्म शेप केवल पहले इस तरह से आ रहा है, और अंडर एनी स्टैटिक लोड अगर आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल ये है और डिफॉर्म अगर माइन्यूट हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग इफेक्ट। तो स्ट्रिंग इफेक्ट में जो फोर्स का कंपोनेंट है उसके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है रेनफोर्सिंग मटेरियल की यूज़ करने से, कैसे सोयल की बियरिंग कैपेसिटी इन्हेंस हो रही है, कैसे सेटलमेंट कम हो रहा है, यह हम लोग जज करते हैं। सेकेंड है आपका कन्फाइनमेंट इफेक्ट। तो कन्फाइनमेंट इफेक्ट में क्या हम लोग बोलते हैं लेटर कन्फाइनमेंट इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर में किसी फाउंडेशन के नीचे अगर हम रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह से सोयल के फेलियर को लेटरली सपोर्ट करता है, यानी कैसे रजिस्ट करेगा, लेटरली कैसे रजिस्ट करेगा, कैसे इन्हेंस करेगा, यानी लेटरल सपोर्ट या लेटरल इन्हेंसमेंट ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ द
रेनफोर्सिंग इन द सोयल। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पे स्टडी करते हैं, यानी लेटरल सपोर्ट के लिए अगर सोयल को फेल हो रहा है और रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेटरल सपोर्ट पर्पज क्या है, लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो उस केस में हम लोग पढ़ते हैं कन्फाइनमेंट इफेक्ट। तो कन्फाइनमेंट इफेक्ट में ये डायग्राम दिया है, एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है और ये फुटिंग है और रेनफोर्सिंग मटेरियल लेयर दिखाया गया है बिफोर लोडिंग। तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी लोडिंग अभी नहीं लग रहा है। जब लोडिंग होगा तो रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म शेप का कोई पर्टिकुलर स्टेप लेंगे, कोई पर्टिकुलर जोन लेंगे, उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टडी करेंगे तो ये मान लीजिए ये जोन आपका ये वहाँ से कट किए मिलेगा, तो रेनफोर्सिंग मटेरियल टट्टी बाहर क्यों लगेगा, टेंशन। और इस टेंशन को ये कैसे क्रिएट होता है, तो जब भी कोई एक्सटर्नल लोड हम लोग लगाएंगे किसी सोयल की और ये फाइनली सोयल में ट्रांसफ़र होता है थ्रू द फाउंडेशन, और उस सोयल के अंदर हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, सोयल के अंदर हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो रेनफोर्सिंग मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले लोड जो होता है वो ट्रांसफ़र होगा ग्रेन टू ग्रेन और सोयल पार्टिकल टू पार्टिकल। और अगर ये रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, लोड को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अगर ये बियर नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल लोड को, तो फाइनली ये फेल होगा। चाहे ये पार्टिकल का डाउनवर्ड एक्सेस सेटलमेंट हो, चाहे इसी पार्टिकल सोयल पार्टिकल का या ग्रेन्स का सीयर फेलियर हो एट एनी एक्सपोज एंगल, रिपोज एंगल, करना फिक्स एंगल। तो ये दो फेलियर हो सकते हैं, तो दोनों फेलियर हो सकते हैं। तो इस केस में इसका मतलब ये है कि ये इसमें स्लाइडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। और हम लोग सोयल में अब रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ किए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल लोड सुपर स्ट्रक्चर का फाउंडेशन के ऊपर लग रहा है, फाउंडेशन के थ्रू सोयल में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वह एक तरीक़ा से वाइब्रेशंस क्रिएट कर देगा सोयल सैंपल के अंदर। और वह जब वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो वह जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करने लगेंगे रैंडमली, जिग जैग करने लगेंगे इधर उधर जैसे भी लोड लगेगा। और अगर कोई एक सपोर्टिव लेयर मिलेगा तो उस सपोर्ट को पकड़ के वो मूव करने लगेंगे। तो हम लोग जो नीचे रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ किए हैं, तो वह एक तरीक़ा से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जैसे ही रेनफोर्सिंग मटेरियल का कॉन्टैक्ट सरफेस आएगा, उस पर वो मूव करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण, जो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट प्लेन सोयल पार्टिकल के मूवमेंट के कारण जनरेट हो रहा है, इसी के कारण क्या होता है और टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं कन्फाइनमेंट इफेक्ट। तो यानी कन्फाइनमेंट इफेक्ट में आपको हमें याद कर रखना है कि इसमें फ्रिक्शन मूवमेंट के कारण, यानी सोयल पार्टिकल के मूवमेंट के कारण जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है और स्ट्रांगली टेंशन क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है, टेंशन ज़्यादा क्रिएट होगा तो बियर करने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी फेलियर, जो टेंशन फेलियर हो सकता है वो नहीं होगा। तो ड्यू टू, यहाँ पे जैसे इसमें है सेंटेंस में लिखा है, ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सोयल एंड रेनफोर्समेंट द फ्रिक्शन फोर्स इज induced at the soil reinforcement interface। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ फैक्टर टू बी कंसिडर, फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर डिजाइन। यानी जब भी हम लोग कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल सोयल के अंदर डालते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, डालते हैं, तो क्या क्या फैक्टर हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जब रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग लगा रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कितने नंबर में डालना चाहिए, एंकर लेंथ कितना होना चाहिए, और सबसे जो पहला अपर मोस्ट लेयर है वो कितने डेप्थ पे है, ये देखना चाहिए। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग को नोटिस करना चाहिए। यानी अगर वो प्रॉपर्ली नहीं लगे हैं तो वह इफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे। तो रेनफोर्सिंग मटेरियल जो हम लोग टेंशन को रजिस्ट करने के लिए या सोयल की कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वह प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं, यह जज करने के लिए, यह पता करने के लिए बहुत सारे फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखते हैं।
तो उन्हीं सब फैक्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जब हम लोग डिजाइनिंग करने जा रहे हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल का सोइल के अंदर, यानी रेनफोर्स सोइल बनाने जा रहे हैं, तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम लोग रेनफोर्सिंग सोइल बनाने जा रहे हैं और किसी सैलो फाउंडेशन के नीचे सोइल के अंदर अगर हम लोग रेनफोर्सिंग करने जा रहे हैं, तो पहला जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डेप्थ ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ द रेनफोर्समेंट, यानी जो पहला लेयर हम लोग डाले हैं वह कहाँ पे डाले हैं, कितने डेप्थ पे डाले हैं। दूसरा, नंबर ऑफ लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट मटेरियल डालें। तीसरा, लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी लेंथ का रेनफोर्समेंट डाले हैं। फोर्थ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या है, जो लोग नेट किससे में प्रोवाइड किए हैं, तो वर्टिकल स्पेसिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या है बिटवीन द लेयर्स। फिफ्थ, टाइप्स एंड द मटेरियल ऑफ द रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका क्या टाइप्स है, मटेरियल क्या है। शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग, शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग, शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग। शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग। शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग। तो शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग का मतलब ये है कि जो हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड किए हैं वह किस शेप में है, उसकी साइज क्या है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो आपका डिजाइन गाइडलाइन है। यानी अगर हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिए हैं, डाल दिए सोइल के अंदर, और सोइल को प्रॉपर जो फेलियर्स प्रॉपर्टीज है उसको इन्हेंस करने के लिए तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है जो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रेनफोर्सिंग मटेरियल आप प्रोवाइड किए हैं सोइल के अंदर सैलो फाउंडेशन के नीचे, वह इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। हो सकता है वो बियरिंग कैपेसिटी इन्हेंस न कर पाए, हो सकता है वो सेटलमेंट को रिड्यूस न कर पाए। तो इफिशिएंटली सोइल के फेलियर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, सेटलमेंट को रिड्यूस करने के लिए कुछ गाइडलाइन है जो वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो फर्स्ट है डेप्थ ऑफ द अपर या फर्स्ट लेयर ऑफ द रेनफोर्समेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, इज इन द रेंज ऑफ, तो रेंज ऑफ 0.25 बी टू 0.5 बी। यानी इसका मतलब ये है जो हम लोग यू पढ़ते हैं ना, यू पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ अपर लेयर ऑफ द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग। तो जो सबसे पहला लेयर होता है वो कितने डेप्थ पे होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी जो रेंज होती है 0.25 से 0.5 बी क्या होता है, बिड्थ ऑफ फुटिंग। यानी जो सैलो फाउंडेशन आप बनाए हैं, जो उसकी बिड्थ है वो होता है बिड्थ ऑफ फुटिंग। तो इतने टाइम्स पे ये अंदर होना चाहिए रेंज, यानी 0.25 बी से 0.5 बी के अंदर होना चाहिए रेंज, जो पहला लेयर हम लोग डाल रहे हैं। सेकंड, नंबर ऑफ लेयर, कितने लेयर में रेनफोर्सिंग मटेरियल डालना चाहिए कि सैलो फाउंडेशन में, एक ही नीचे जो हम लोग सैल है उसके अंदर कितने लेयर में डालना चाहिए, ताकि इफिशिएंटली जो लोड है वो ट्रांसफ़र हो सके, कभी फेलियर कंडीशन जनरेट ना हो, एक्सेसिव सेटलमेंट ना हो, सेटलमेंट कम से कम हो, लोड जो है इफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो, सोइल की बियरिंग कैपेसिटी हमेशा सेफ जोन में हो और फेलियर का कोई रिस्क ना हो। तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ लेयर में रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग डाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट इज प्रेफरेबली अबाउट 3 to 6। यानी जब लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल डालें किसी सैलो फाउंडेशन के नीचे, तो मैक्सिमम प्रयास होना चाहिए कि 6 लेयर में होना चाहिए, कम से कम 3 तो 3 से 4
कुछ हद तक टच सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट लेयर इज आइडियली अबाउट 7B, मोर देन 7B इज नॉट इकोनॉमिकल। यानी अगर रेनफोर्सिंग मटेरियल डाल रहे हैं तो हम लोग पढ़े थे कि रेनफोर्समेंट जो मटेरियल है उसकी लंबाई एक तरह होना चाहिए, जो आइसोबार है, आइसोबार के अंदर तो लेंथ आना ही चाहिए, और आइसोबार के बियॉन्ड भी कुछ लेंथ होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं एंकर लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट। तो एंकर लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट और जो सीयर जोन या आइसोबार रेंज में कट करता है जो लेंथ, उस दोनों को इंक्लूड अगर करें तो टोटल लेंथ जो होना चाहिए किसी रेनफोर्समेंट का वो 7B होना चाहिए, 7B होना चाहिए। 7B से अगर ज़्यादा रख रहे हैं तो इकोनॉमिकल नहीं होता है, यानी 7B तक ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जनरली यूनिफॉर्म वर्टिकल स्पेसिंग वेरी फ्रॉम द पॉइंट 1B to पॉइंट 4B डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेयर। तो जो वर्टिकल स्पेसिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्टिकल स्पेसिंग यानी वन लेयर टू अनदर लेयर, व्हाट इज द स्पेसिंग। तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो स्पेसिंग होना चाहिए और पॉइंट 1 से पॉइंट 4B के बीच में होना चाहिए, इसके रेंज में ही वर्टिकल स्पेसिंग लोग को रखना चाहिए। और नंबर ऑफ ये डिपेंड करता है, वर्टिकल स्पेसिंग डिपेंड करता है कितने लेयर में है। ज़्यादा लेयर है तो स्पेसिंग को आप कम कर सकते हैं, कम लेयर है तो स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेनफोर्समेंट शुड हैव सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी जो हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ किए हैं टेंशन को जनरेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो इस नेचर का होना चाहिए कि जो उसमें मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स जनरेट हो। हम लोग फेलियर कंडीशन पढ़ रहे थे तो दो फेलियर कंडीशन पढ़े थे, बियरिंग कैपेसिटी फेलियर, और दूसरा हम लोग पढ़े थे पुल आउट फेलियर, और थर्ड पढ़ रहे हैं ब्रेकिंग फेलियर ऑफ द जियोसिंथेटिक लेयर। ब्रेकिंग कब होगा, तो ब्रेकिंग के केस में हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी हेलो फाउंडेशन के नीचे हम लोग रेनफोर्समेंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लोड के अंदर में वो रेनफोर्समेंट मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्म होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेक होने का, वहीं पे ब्रेक होगा। डिफॉर्म से दोबारा सुनिए, डिफॉर्म जो कर्व होता है और जो लीनियर कर्व होगा, जहाँ से डिफॉर्मेशन रेनफोर्सिंग मटेरियल के अंदर स्टार्ट हो रहा है और जो लीनियर है जिसपे लोड का इफेक्ट कम पड़ रहा है, तो जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो वो चेंजिंग पॉइंट है, वहीं पे ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें और भी कंडीशन दिए गए हैं कब फेलियर कंडीशन जनरेट होता है। तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज लाइकली टू अकर विद द शैलो, लॉन्ग शैलो एंड हैवी रन। तो ब्रेकिंग फेलियर मोस्टली वहाँ होगा जब शैलो फाउंडेशन बना है और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा, उसके लिए याद रखने के लिए हम लोग कहेंगे U/B रेशियो, अगर वैल्यू लेस देन 0.67 है, U/B रेशियो लेस देन 0.67 है, तो उस केस में क्या होता है, ब्रेकिंग फेलियर होगा। और नंबर ऑफ लेयर अगर 3 या 4 से ज़्यादा है, नंबर ऑफ लेयर और 3 और 4 से ज़्यादा है, तो उस केस में ये फेलियर होता है। The reinforcement layer always break approximately under the edge or towards the center of the footing। तो फेलियर कंडीशन कहाँ होगा, जहाँ पे लोडिंग का इफेक्ट होगा, या तो उसको होगा दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इंटरसेक्शन पॉइंट पे या चेंजिंग पॉइंट, जहाँ पे लीनियर और डाउनवर्ड शेप जो है आपका स्टार्ट होगा। The uppermost layer is most likely to break first, followed by the next deeper layer and so forth। तो सबसे पहले अपर लेयर वाला ही ब्रेक होगा, यानी सबसे पहले एक्सटर्नल लोड का इफेक्ट फर्स्ट लेयर पे ही जाएगा, जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो ब्रेक होगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, नीचे वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा फेल होगा तीसरे पे जाएगा, तीसरा अगर ब्रेक हुआ चौथे पे जाएगा। तो इस तरह से ब्रेकिंग फेलियर से आगे मूव करता रहता है। नेक्स्ट जो फेलियर है क्रीप फेलियर।
तो क्रीप फेलियर ऑफ द जियोसिंथेटिक लेयर, तो क्रीप फेलियर के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग जो रेनफोर्सिंग मटेरियल है या एज ए रेनफोर्समेंट हम लोग यूज़ किए हैं किसी फाउंडेशन के नीचे, अगर उस पर लोडिंग ज़्यादा टाइम तक है तो लोडिंग जब भी लगता है तो रेनफोर्सिंग मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो डिफॉर्म होगा तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्रीप क्रिएट होने के दो कंडीशंस है, पहला एक तो एक्सटर्नल लोडिंग ऊपर से लग रहा है, दूसरा टेंशन क्रिएट। अगर ये दोनों एक साथ बहुत टाइम तक लगे हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, घटने लगेगी। यानी अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मान लीजिए इस टाइम अगर एक्सटर्नल लोड को रिड्यूस करने के लिए रेनफोर्समेंट के अंदर अगर 100 किलो न्यूटन की कैपेसिटी जनरेट हो रही है, तो अगर 50 साल बाद देखेंगे तो 100 किलो न्यूटन की कैपेसिटी जनरेट नहीं होगी रेनफोर्सिंग मटेरियल में, तो वह कुछ रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर में और किसी रेनफोर्सिंग मटेरियल को प्रोवाइड किए हैं सोइल के अंदर, तो जो इनिशियल में स्ट्रेस बियर करने की क्षमता है, जो स्ट्रेस को रोकने की क्षमता है, वो कुछ टाइम बाद टाइम के रेस्पोंड में क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीप फेलियर ऑफ द। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बियरिंग कैपेसिटी रेशियो। तो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो ये को हम लोग बोलते हैं इम्प्रूवमेंट फैक्टर भी बोलते हैं। तो इम्प्रूवमेंट फैक्टर भी बोलते हैं। तो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी का ही रेशियो होता है। तो बियरिंग कैपेसिटी यानी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो ही आपका आता है बियरिंग कैपेसिटी रेशियो। लेकिन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कब, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एक केस लेते हैं जब हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज नहीं किए हैं, तो उस सोइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, और जब हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर लिए हैं तो उसमें उस सोइल की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है। तो उसी रेशियो को हम बोलते हैं बियरिंग रेशियो। तो अब पहले ऊपर जो हम लोग सबसे जो न्यूमरेटर रखते हैं वह अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल विद रेनफोर्समेंट ऊपर रखते हैं, और नीचे रखते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल विदाउट रेनफोर्समेंट। तो इट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेनफोर्समेंट सोइल टू द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अनरेनफोर्स्ड सोइल। तो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो, तो QUR, आर मतलब रेनफोर्समेंट, अगर सोइल को रेनफोर्स किए हैं तो उस केस में उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उस केस में उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है वो लेते हैं, और नीचे लिखते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी व्हेन द रेनफोर्सिंग इज नॉट प्रोवाइडेड। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी रेशियो। तो वही QU लिखा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ नोटिसेबल है कि जब भी दोनों अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वह रेनफोर्सिंग का केस हो चाहे वह अनरेनफोर्सिंग का केस हो, दोनों के केस में सेटलमेंट की वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी अगर कोई पर्टिकुलर सेटलमेंट है, हम लोग जब ये वैल्यू कब निकालते हैं, कैसे, या तो हम लोग प्लेट लोड टेस्ट या SPT से निकालेंगे। तो सेटलमेंट और लोड कर्व ड्रा करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब भी सेटलमेंट और लोड कर्व हम लोग ड्रा करते हैं तो किसी लोड के अंडर में जो सेटलमेंट की वैल्यू रखेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे, और उसी कांस्टेंट सेटलमेंट पे हम लोग QU और QUR फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों के लिए सेटलमेंट सेम होना चाहिए। यानी QU क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल व्हेन सोइल इज नॉट रेनफोर्स्ड at any सेटलमेंट SU, और QUR क्या है, तो QUR अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेनफोर्स्ड सोइल व्हेन द रेनफोर्स मटेरियल आर यूज एट दैट सेटलमेंट, यानी SU। तो किसी पर्टिकुलर किसी सेम आइडेंटिकल वैल्यू सेटलमेंट पे ही दोनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये याद रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है भी लोड सेटलमेंट कर्व ऑफ द सोइल विद एंड विदाउट रेनफोर्सिंग। तो ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका जब रेनफोर्सिंग नहीं है तो ये करवा रहा था, जब सोइल को रेनफोर्स कर दिए तो ये करवा रहा था। तो ये और दोनों के लिए जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो सेटलमेंट की वैल्यू क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, सेटलमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो याद रखेंगे। तो ये कर्व इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी या लोड बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ जियोग्रिड मैट्रिसेस फाउंडेशन। यानी जियोग्रिड यानी वही रेनफोर्सिंग मटेरियल का अगर मैट्रिसेस या मैट के फॉर्म में हम लोग यूज़ किए किसी सोइल के अंदर, तो बियरिंग कैपेसिटी कैसे हम लोग फाउंड आउट करते हैं, क्या निकल के आएगी, क्या फार्मूला होगा। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका एक्सटर्नल लोड लग रहा है और ये फुटिंग है, और उसके नीचे जस्ट उसके कॉन्टेक्ट प्लेन के नीचे ही हम लोग क्या यूज़ किए हैं, जियोग्रिड मैट्रिसेस यूज कर दिए हैं, यानी रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ किए हैं, जिसकी थिकनेस कितना है, कैपिटल एच है। तो स्टार्टिंग में जो कॉन्टेक्ट प्लेन है वहाँ पे विड्थ क्या था, फाउंडेशन का बी था, लेकिन एच थिकनेस पे जो विड्थ होगा वह बी एम होगा, और बी एम के बाद ही जो लोड जाएगा वो सोइल के अंदर जाएगा। तो लास्ट में जो विड्थ है वही इफेक्टिव होगा, और लोडिंग इस तरह से स्प्रेड होते हुए जाता है, दोनों पड़े। तो ये आपका क्या है, ये हम लोग का रेनफोर्सिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे जियोग्रिड मैट्रिसेस है, एम फॉर मैट्रिसेस या रेनफोर्सिंग मटेरियल। तो ये जो फाई इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है वह मैट्रिसेस या रेनफोर्सिंग मटेरियल के लिए है। गामा एम क्या है, यूनिट वेट ऑफ द जियोग्रिड मैट्रिसेस या रेनफोर्सिंग मटेरियल। यहाँ पे इसके नीचे क्या है, सोयल है, तो सोयल के लिए सी कोहेजन की वैल्यू, फाई इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू और यूनिट वेट ऑफ सोयल है। तो हाँ, अगर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे और अगर फाउंडेशन आपके ग्राउंड लेवल पे है तो उस केस में डी एफ की वैल्यू 0, तो उस केस में हम लोग फार्मूला लगाएंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल व्हेन द फाउंडेशन इज एट ग्राउंड सरफेस, वी कैन से इफ डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 0, तो सी एन सी और सेकेंड पार्ट 0 हो जाएगा, और लास्ट वाला पार्ट था हाफ बी गामा एन गामा। तो ये हो गया, यहाँ लिखा भी है फाउंडेशन एट ग्राउंड सरफेस, ठीक है। और हम निकालेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी व्हेन द रेनफोर्सिंग मटेरियल आर यूज। तो उस केस में सी एन सी, तो ये तो रहेगा ही सी एन सी, और ये सब क्या होता है, जो फाउंडेशन होगा या उसके नीचे जो सोइल होती है उसके लिए। और सेकेंड पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस एच डेप्थ का लोड भी आएगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे गामा डी एफ। तो गामा डी एफ क्या होता था, जो फुटिंग बेस के ऊपर जो सॉइल होती थी उसका वेट। यहाँ पे क्या है, एच थिकनेस का मैट्रिसेस है या रेनफोर्सिंग मटेरियल है, तो गामा एम एच जाएगा एन क्यू हो गया, प्लस हाफ बी गामा एन गामा होता है। बी गामा क्या है, बी गामा हम लोग ये बी वाला लेंगे तो बी एम हो जाएगा, सॉरी बी एम हो जाएगा। तो जब हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसकी थिकनेस एच है, तो उस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो हमारा आएगा सी एन सी प्लस गामा एम, गामा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेनफोर्सिंग मटेरियल या जियोग्रिड मैट्रिसेस, और एच की थिकनेस एन क्यू प्लस हाफ बी एम हो जाएगा गामा एन गामा। तो दोनों का चेंजिंग निकालेंगे, दोनों से कितना चेंज हो रहा है, तो उसमें इससे आपको पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है। यानी रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं सोइल के अंदर, तो कितना एक्स्ट्रा बियर करने की क्षमता बढ़ रही है सोइल के अंदर, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो लिखा है इंक्रीज इन द बियरिंग कैपेसिटी डेल्टा क्यू ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द मैट्रिसेस कैन बी गिवन एज ए फॉलोज। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू रिड्यूस करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा गामा एम एच एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एम माइनस बी एम ज़्यादा है एन गामा। तो इससे हम लोग इस फार्मूले से इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि
कैसे रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रोवाइड करने से बियरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करने की क्षमता क्या होती है इनहेंस जाती है।